हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। हम लोगों ने मोमेंटम पहले समझा है। हम लोगों ने ये देखा है कि मोमेंटम बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है। हमने ये देखा है कि मोमेंटम इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी होता है। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि कोई भी सिस्टम मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी दो पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं या फिर किसी भी तरह का उनमें एक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सिस्टम में कोई दो पार्टिकल्स या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स को इमेजिन करते हैं तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उस पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स बाहर के द्वारा बाहरी कोई भी फोर्स उस पर ज़ीरो लग रहा होगा, बाहर से हम कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे होंगे, इन दैट केस जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो total linear momentum of a system remains constant if the net external force acting on a system is zero। हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसी को मैं और प्रॉपरली समझाती हूँ कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा बॉडी जब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, जैसे मान लो ये आपका कोई सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम में हम बहुत सारे पार्टिकल्स इमेजिन करते हैं जिनका मोमेंटम P1 है, P2 है, ये सेकेंड पार्टिकल है उसका मोमेंटम P2 है, ये नेक्स्ट पार्टिकल है उसका मोमेंटम P3 है। ठीक है, तो इसी तरह से हम काफ़ी सारे पार्टिकल्स इमेजिन करते हैं। अभी हमने 3 इमेजिन करे हैं। ठीक है, अब जब भी दो या दो से अधिक बॉडीज एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे के पास में आ रही हैं या फिर उनमें कोलिजन हो रहा है, देन वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम एक अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो उनका साइन भी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, देन द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इट मीन्स दैट P1 प्लस P2 प्लस P3 ये हो जाएगी एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट मतलब कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इंटरनली जो भी आपके पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, उनका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। आपस में टकराएंगे, उनसे इन दोनों का, अगर हम कोई भी कहते हैं कि ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मोमेंटम चेंज होगा लेकिन इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो उसमें कंडीशन यही है कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस सिस्टम पे नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ये रहा कि हम कोई सा भी सिस्टम इमेजिन करते हैं, उस सिस्टम में हम कोई सा भी पार्टिकल्स इमेजिन करते हैं, वो पार्टिकल्स सब मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम बाहरी कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, जब एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स उसमें ज़ीरो है तो उस केस में जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, अब इसी को हम एक डेरिवेशन के थ्रू भी समझते हैं। डेरिवेशन के थ्रू कैसे समझेंगे, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स इमेजिन करे हैं जो कि बॉल के रूप में है। सपोज ये फर्स्ट बॉल है, इसका मास है m1, जो छोटी बॉल है इसका मास है m2। दोनों के मासेस बराबर भी हो सकते हैं लेकिन हम एक स्पेशल केस ले रहे हैं जिसमें अलग अलग भी हो सकते हैं, इसलिए हमने एक जनरल केस ले लिया। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी u1 है, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 है। ठीक है, तो ये बिफोर कोलिजन की स्टेट है और यहाँ पे बिफोर कोलिजन मतलब अभी किसी भी तरह का ये कोलाइड नहीं हुए हैं, कोई कोलिजन नहीं हुआ है, ये आपस में नहीं टकराए हैं। ठीक है, अब इन दैट केस अभी हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि सपोज u1 जो है वो u2 से ज़्यादा है, मतलब ये जो बड़ी बॉल है ये तेज़ी से मूव कर रही है। ठीक है, बट नेचुरल अगर ये बड़ी बॉल तेज़ी से मूव कर रही है तो ये अपने मोशन के दौरान सेकेंड बॉल से टकराएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में कोलिजन हुआ। ठीक है, ये दोनों बॉल्स आपस में टकराई।
ठीक है। और टकराने के बाद में मासेस तो दोनों के सेम ही रहे, m1 m2 मास तो कोई चेंज नहीं होगा। और टकराने के बाद में आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी फर्स्ट वाले की v1 हो गई, सेकंड वाले की v2 हो गई। आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, ठीक है। अब हम पहले ये देखेंगे कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी, अगेन ए बी, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर ए, बिफोर कोलिजन ए का मोमेंटम क्या हुआ, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी यहाँ पे इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, तो इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया m1 u1, ठीक है। अब मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर ए, वो क्या हो गया m1 v1, आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, तो उसका मोमेंटम v1 हो जाएगा, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर बी, ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन फॉर बी में m2 u2, ठीक है, क्योंकि u2 b की इनिशियल वेलोसिटी है। उसी तरह से मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फॉर b, दिस इज m2 v2, ठीक है, क्योंकि v2 जो है वो b की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखें, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स टाइम के साथ साथ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते हैं तो उसका मतलब m1 फाइनल क्या है, वेलोसिटी v1 है फॉर द ऑब्जेक्ट ए, इनिशियल क्या है u1 है अपॉन टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, और हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली फोर्स अप्लाइड हो गया है, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकेंड के लिए भी देखेंगे, वो हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, ठीक है, ये हो गया F21, फोर्स जो सेकेंड पे लग रहा है फर्स्ट के कारण। जब दोनों आपस में टकरा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा रही है, इसको हमने 1 कहा, इसको हमने 2 कहा, तो 1 की वजह से जो 2 पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज F21, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज F12। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स आपस में आके टकरा रहे हैं, ठीक है। इसने इसको धक्का दिया, 1 ने 2 को धक्का दिया, 2 ने 1 को धक्का दिया, 1 ने 2 को धक्का दिया, दोनों आपस में आके एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बी हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगा रहा है वो सेम फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने लास्ट वीडियो में यही देखा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जितना फोर्स पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे लगाएगा विद द नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, m1 v1 माइनस u1 अपॉन टाइम इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ठीक है, m2 v2 माइनस u2 अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में हम टाइम टाइम तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम इसे ब्रैकेट को ओपन करके लिख देते हैं, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। अब हम u1 साथ में कर लेंगे, v1 u1 v1 u1 u2 साथ में कर लेंगे, तो यहाँ पे ये इसको मैं यहाँ पे ले आ रही हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये
मोमेंटम था फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, ये मोमेंटम था सेकंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये किसके बराबर निकला? ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन है, और यहाँ पे ये मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इट मीन्स दैट इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, initial momentum before collision, it is equal to final momentum after collision. ओके, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है, आप अच्छे से इसको करिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें जो पहला है एग्जाम्पल, फ्लाइंग ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स है, ओके। तो मतलब जेट प्लेन और रॉकेट जो जाते हैं, जो हमने देखा कि इनके मूवमेंट में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रॉकेट अगर हमारा कोई जा रहा है ऊपर, रॉकेट प्रोपल्शन हो रहा है, तो ये जो फ्यूम्स जो नीचे आ रही हैं वो हुआ एक्शन, और रॉकेट का ऊपर जाना हो गया रिएक्शन, ओके। रॉकेट का ऊपर जाना हो गया रिएक्शन, ठीक है। अब सबसे पहले बिफोर फायरिंग, अगर हमारा रॉकेट हमने स्टार्ट ही नहीं करा है, तो बिफोर फायरिंग जो होगा टोटल मोमेंटम विल बी ज़ीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की भी ज़ीरो है और फ्यूम्स की भी ज़ीरो है, ठीक है। टोटल मोमेंटम इट इज़ ज़ीरो, ठीक है। अब जब हमने फायर कर दिया, ठीक है, जब मूवमेंट चालू हो गया, उस समय मोमेंटम ऑफ रॉकेट, रॉकेट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैसेस, गैसेस कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ, प्लस मोमेंटम ऑफ गैसेस, ये हो जाएगा ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट इट इज मोमेंटम ऑफ रॉकेट इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ मोमेंटम ऑफ गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम ऑफ गैसेस जो होगा वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, हमारे रॉकेट के, ठीक है। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हुआ, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है। इसमें भी सेम है, अगर हम ये कह दें कि मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट, इनिशियली अगर हम कहें तो बोथ गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट, सो टोटल लीनियर मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अगर हम कहें तो बिफोर फायरिंग, जब हमने फायर नहीं किया है उस समय टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन विल बी इक्वल टू ज़ीरो। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन विल बी ज़ीरो, ठीक है। ये बिफोर फायरिंग है, और जैसे ही हम फायर करते हैं उस केस में क्या होता है, दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहती है। अब अगर हम ये कह दें कि मास ऑफ द बुलेट इज mb, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज vb, मास ऑफ द गन इज mg, वेलोसिटी ऑफ द गन इज vg, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ओके। क्योंकि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि उसका टोटल मोमेंटम ज़ीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ से हम जो
वेलोसिटी है गन की, गन हमारे पास में पीछे किस वेलोसिटी से आएगी, पीछे किस वेलोसिटी से धक्का देगी, वो हम निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ गन कैसे निकालेंगे हम, इस चीज़ को उधर शिफ्ट कर देंगे, एम जी वी जी यहाँ पे रहने देंगे और एम बी वी बी को शिफ्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन आ जाएगा, वी जी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम बी वी बी अपॉन एम जी। तो इस तरह से गन जो है वो किस वेलोसिटी से हमें पीछे धक्का देगी कंधे पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। जैसे आपके पास में गन है, ठीक है, गन में से जैसे ही बुलेट निकलती है आगे के डायरेक्शन में, तो सेम हमें पीछे के डायरेक्शन में धक्का लगता है। इट विल फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब वो जो धक्का लग रहा है उसे रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है, इसे हम रिकॉइल बोलते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी उसकी होगी माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि मास ऑफ द गन ये तो काफ़ी ज़्यादा रहता है मास ऑफ द बुलेट के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉइल वेलोसिटी अगर नीचे जो Vg है अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो सॉरी नीचे जो mg है मास ऑफ द नीचे जो mg है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो Vg अपने आप कम हो जाएगा क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो Vg अगर हमें कम चाहिए तो मास ऑफ द गन हमें ज़्यादा लेना चाहिए, तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी धीरे लगेगी, मतलब उस पर्सन को हाथ में जो जर्क आएगा वो कंपैरेटिवली कम आएगा, ठीक है, क्लियर। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप हर एक अपडेट से